अब हम लोग इस एपिसोड में लगभग आखिरी मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। पाठक संपादक संवाद की यह श्रृंखला इस अध्याय में यहाँ से शुरू होती है कि पाठक कहता है कि आप जिस तरीके से सभ्यता का विरोध कर रहे हैं या सभ्यता की आलोचना कर रहे हैं, उससे तो यंत्रों को तो आप बिल्कुल नकारेंगे ही, और उसको तो आप हिंदुस्तान से निकालने की ही बात करेंगे। यंत्रों के मामले में आपके क्या विचार हैं? गांधी जी कहते हैं कि यह सवाल पूछकर आपने मुझे जैसे फिर से एक नया दर्द दिया। यहाँ वो फिर से वह आर.सी. दत्त की किताब, रमेश चंद्र दत्त की किताब द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जिक्र करते हैं और कहते हैं जिस तरीके से मैनचेस्टर के कारण भारत की यह दुर्दशा हुई है और जिस तरीके से पूरे भारत में भी यंत्रों का जाल फैलाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ी समस्या है भारत के लिए। लेकिन यहाँ वो स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यंत्र का मामला सिर्फ यह नहीं है कि इंग्लैंड में यंत्र है इसलिए भारत गुलाम हो रहा है या भारत उसमें आर्थिक रूप से परेशान है, बल्कि वो एकदम स्पष्ट तौर पर करते हैं कि अमेरिकी रॉकफेलर्स और भारत के रॉकफेलर में कोई अंतर नहीं है। यंत्र तो एक ऐसा सांप का बिल है कि एक के बाद एक चीज़ें उससे निकलती चली जाएंगी। यंत्र एक जाल है जिसमें कि यह सभ्यता पूरी फंसी हुई है। कहते हैं कि भारत में जो स्थितियां हैं, यदि आप बंगाल का उदाहरण लें कि बंगाल ने जिस तरीके से एक हथकरघाओं का इस्तेमाल करते हुए देसी मिलों को मदद दी है, वह एक अहम बात तो है, एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन बेहतर उससे यह होगा कि आप किसी तरह से इस पूरे कुचक्र से निकलने की कोशिश करें। आज जिस तरीके से शहरों की हालत हो गई है यंत्र केंद्रित व्यवस्था के कारण, जिस तरीके से महिला और पुरुष परेशान दिखाई देते हैं और एक बड़ी आबादी इसके मोह में, इसके जाल में फंसी हुई दिखाई देती है, वो कहते हैं कि भारत को इससे निकालना एक प्रमुख उनका उद्देश्य है। और यह तब तक नहीं संभव है जब तक हम इसके पूरे गुलामी के चक्र को नहीं समझ लेंगे। कहते हैं कि यंत्र एक चीज़ से दूसरी चीज़ में फंसने को, मतलब जिस तरीके से हमारा शरीर उनका आदी होता जा रहा है, जिस तरीके से हम मानसिक तौर पर गुलाम होते जा रहे हैं और आर्थिक तौर पर तो गुलामी खैर है ही, उससे भारत को निकलना बहुत ज़रूरी है। पाठक कहता है कि आप यंत्रों की इस तरीके से आलोचना कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कपड़ा ही नहीं है। कपड़े का सवाल एक बड़ा सवाल था उस समय 20वीं सदी के प्रारंभ में, और मैनचेस्टर के कपड़े मिलों के कारण भारत के तमाम उद्योग धंधे बर्बाद हुए थे। और जिस तरीके से पूरा भारत के आर्थिक इतिहास के मामले के विशेषज्ञ बताते थे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने भारत के हस्तशिल्प को और हथकरघा को नष्ट किया ताकि मैनचेस्टर के कपड़े के मिलों का ज़्यादा मार्केट बन सके। तो गांधी जी इस तथ्य को रखते हैं, लेकिन जब पाठक यह पूछता है कि और भी चीज़ें हैं जो यंत्र से बनती हैं, सिर्फ कपड़ों का मामला नहीं है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो गांधी जी बहुत स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि जब तक यदि हम अपने हाथ से अपना काम करने लायक नहीं बनेंगे तो 50 ऐसी चीज़ें हैं जो आप कहेंगे कि सब यंत्रों से बनते हैं और हमें उसका उपयोग करना होगा, लेकिन उनके उपयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि जब ये चीज़ें नहीं थी तब क्या भारतीय समाज नहीं चल रहा था? तब भारत में कोई समस्या आ रही थी। भारत के हज़ारों लाखों गांव के लोग जो हैं बिना इन चीज़ों के वो अपना उपयोग करते हैं। फिर पाठक कहता है कि तब तो आप ट्राम गाड़ी, रेलगाड़ी, बिजली बत्ती सबका विरोध कर रहे हैं। गांधी जी कह रहे हैं ये सवाल आपने देर से पूछा, लेकिन जवाब तो उसका यही है कि आप ट्राम, बिजली बत्ती, इन सब चीज़ों के उपयोग की जो बात कर रहे हैं, यह वस्तुतः हमारे मानसिक गुलामी की ही निशानी है। और वो उदाहरण देते हैं कि यूरोप में भी कई ऐसे गांव हैं, यूरोप के गांव में भी बिजली और ट्राम और रेल नहीं है और वहाँ का जीवन स्तर कोई बहुत ख़राब जीवन स्तर नहीं है। भारतीय गांव में भी ये सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन क्या वहाँ के लोगों का जीवन हम मान सकते हैं कि बदतर जीवन है? कहते हैं कि इस तरह की समस्याएं जो हैं वह एक आभासी समस्या है। पाठक कहता है कि तो क्या यंत्रों को एकदम से नष्ट कर देना उचित है? कहते नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। यह एक धीमी चलने वाली प्रक्रिया है और धीरे धीरे, सबसे पहली बात तो यह है कि हम सबसे पहले जहाँ तक पहुँच चुके हैं उससे आगे ना बढ़ें।
प्रारंभ ही करना गलत था, लेकिन प्रारंभ करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ अब इस अंधी दौड़ को रोकना चाहिए और नए यंत्र नहीं लगाने चाहिए। धीरे धीरे मनुष्य को इस तरह की व्यवस्था में यकीन करना चाहिए कि बिना यंत्रों के मदद से वह अपना जीवन चला सकते हैं। और कब होगा, सब एक साथ चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? गांधी जी कहते हैं इस तरह के सवाल बेमानी हैं, हमें अपने से शुरू करना चाहिए। दूसरे करेंगे, यह सब एक व्यवस्था बन जाएगी तब इस तरह की चीज़ें होंगी, ऐसा करना दरअसल ना करने के बहाने हैं। यदि हम खुद से करते हैं और अपने आसपास के लोगों को करने के लिए प्रेरित कर पाते हैं तो धीरे धीरे यह एक मुहिम, यदि हमको पता है कि ये चीज़ें गलत हैं तो फिर हम इंतज़ार क्यों करें कि दूसरे जब करेंगे यह एक व्यवस्था बन जाएगी तब हम इसका उपयोग करना बंद करेंगे। कहते हैं यह इसी तरह से चलेगा और जब यह एक मुहिम बन जाएगी तब जाकर के भारत इस तरह के जो गुलामी का षड्यंत्र है, जो आर्थिक गुलामी का षड्यंत्र है, उससे मुक्त हो सकेगा। दूसरा, यंत्रों के इस मामले के बाद पाठक पूछता है तो आखिर ये बताइए गांधी जी, मतलब संपादक, कि हमें इन चीज़ों से छुटकारा कैसे मिलेगा? क्या आपका क्या कहना है इस छुटकारे के बारे में? संपादक कहता है कि छुटकारा बहुत आसान है। यदि ऊपर बताई बातों को यदि हम अमल में लाने की कोशिश करें तो हम इस सभ्यता के चंगुल से छूटने की तरफ बढ़ सकते हैं। पाठक जानना चाहता है कि आप कोई तीसरा पक्ष भारत में शायद स्थापित करना चाहते हैं। आप एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं हैं, आप मॉडरेट भी नहीं लग रहे हैं, आप कोई तीसरा पक्ष प्रारंभ करना चाहते हैं ऐसे लगता है भारत में। संपादक कहता है या गांधी जी कहते हैं, क्योंकि यहाँ संपादक का भेद नहीं रह गया है, वह बिल्कुल एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर वो बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि संपादक का काम एक्सट्रीमिस्ट मॉडर्निस्ट के बीच संवाद करना तो हो सकता है, मध्यस्थता करना हो सकता है, लेकिन खुद ही क्या करना है इस पर वो गांधी जी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं कोई पक्ष नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो सेवा करने का व्रत लेगा, जिसे देश की चिंता होगी, वह अपना पक्ष बनाकर कैसे चल सकता है? वह तो दोनों पक्षों को लेकर के बातचीत करेगा या तमाम लोगों की बातचीत करेगा। कहते हैं कि मैं एक्सट्रीमिस्टों से यह कहना चाहूँगा कि आप देश को स्वराज दिलाना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जिन तरीक़ों से आप दिलाना चाहते हैं वो तरीके कारगर हो नहीं सकते। वो कहते हैं कोई स्वराज किसी को दे नहीं सकता, और यदि कोई यह सोचता है कि मैं किसी को स्वराज दे सकता हूँ तो वह स्वराज हो नहीं सकता। स्वराज सबको अपने आप प्राप्त करना होता है, और यह स्वराज है, अपना राज्य है, इसलिए सबको व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त करना होगा। आप किसी को स्वराज देने के नाम पर परराज्य ही देंगे और परतंत्रता ही देंगे। कहते हैं मैं मॉडरेटों से यह कहना चाहूँगा कि जिस अर्जी के पीछे बल नहीं होता है उस अर्जी का कोई मूल्य नहीं होता है, और जिस तरीके से आप यह मान करके बैठे हैं कि अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद भारत में बहुत अव्यवस्था आ जाएगी, यह आपकी कायरता और नामर्दी की निशानी है। अंग्रेज़ों के नहीं होने से क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको देखने के लिए हम हैं, हम इसको समझेंगे, और यह मान लेना कि किसी के रहने से किसी के नहीं रहने से हम बहुत बर्बाद हो जाएंगे, यह बिल्कुल हमारे अपने जो कमजोरी है उसको दिखाता है, और एक्सट्रीमिस्टों को इस ग्रंथि से बाहर आना होगा। अंग्रेज़ों से वो कहना चाहते हैं कि यदि आप भारत में रहना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन वह एक अंग्रेजी कहावत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि बी ए रोमन इन रोम, यदि आपको रोम में रहना है तो रोमन की तरह रहना होगा। वैसे यदि आपको भारत में रहना है तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझना होगा। आपको इस गुरूर से बाहर आना होगा कि आपकी सभ्यता श्रेष्ठ है, बल्कि आपको यह समझना होगा कि आप जहाँ रह रहे हैं यहाँ वो पूरे ब्रिटिश उस मानसिकता को, जो एक वाइट मैन्स बर्डन थियरी है और एक पूरी सभ्यता के अपने वर्चस्व का जो उनका सिद्धांत है कि वो श्रेष्ठ हैं, इसको वो पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए कहते हैं कि उन्हें यह मानना होगा कि हमारी सभ्यता, भारत की जो सभ्यता है, आपकी सभ्यता से श्रेष्ठ है, और हमें आपसे नहीं बल्कि आपको हमसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आप वो यदि ऐसा नहीं मानते हैं और अनीति से, अनैतिकता से हम प्रशासन करना चाहते हैं तो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। अंग्रेज़ों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह राज्य, यह जोर जुल्म से चलने वाला राज्य बहुत दिन तक चलेगा नहीं, और हम आपके अर्जदार बनने से मना कर देंगे। वो कहते हैं कि आप अपने अहम में हमारी इस बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश करेंगे कि आप क्या करेंगे, मैं इतना गोला बारूद से लैस हूँ और इतने ताकतों से लैस हूँ,
लेकिन यदि आप गंभीरता से हमारी इस चुनौती को समझेंगे तब आपको हंसी नहीं आएगी, बल्कि आप वास्तविकता को समझ करके हमारी इस मंशा को समझ पाएंगे कि बहुत दिनों तक हम पर शासन करना आपके लिए संभव नहीं होगा। पाठक फिर एक सवाल पूछता है, और आप राष्ट्र से क्या कहना चाहते हैं? यह एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। गांधी जी पलट करके पूछते हैं कि राष्ट्र कौन सा राष्ट्र? यहाँ पाठक स्वीकार करता है कि वही राष्ट्र जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, यूरोपीय सभ्यता में रंगे हुए, पश्चिमी शिक्षा प्राप्त किए हुए जो लोग हैं। दरअसल यह पूरी किताब गांधी जी लगभग इसी राष्ट्र को संबोधित करते हुए लिख रहे थे, क्योंकि वह तो वास्तविक अर्थों में जिस नेशन को वो जानते थे, जिसकी व्याख्या कर रहे हैं, वो 80% जनसंख्या या जनता को मानते थे कि वह तो गुलाम है ही नहीं। यह जो एक नया राष्ट्र बन रहा है, राष्ट्र के भीतर जो एक मध्यवर्गीय एक चेतना के तौर पर विकसित हो रहा है, दरअसल यह पूरी किताब गांधी जी उसी को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं। इसलिए वो बहुत दिलचस्प तरीके से पूछते हैं कौन सा राष्ट्र? तो पाठक कहता है कि वही राष्ट्र जो यूरोपीय सभ्यता में रगे हुए हैं, जो पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? तो गांधी जी उसमें कहते हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ। उसके बाद वह लगभग 20 अपने सूत्री कार्यक्रम की या उनको आह्वान करने के 20 सूत्री चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। इसमें से लगभग 5 तो वकीलों को संबोधित हैं, 3 डॉक्टरों को संबोधित हैं, और बाकी सब वो आम पढ़े लिखे जो मध्यवर्ग के लोग हैं उनको संबोधित हैं। उसमें वो सबसे यही करते हैं कि यह एक शोक का समय है, और शोक का समय उत्सव मनाने का समय नहीं होता है। यह चीज़ों को वास्तविक रूप से समझने का, दुख सहने का समय है। और जो व्यक्ति इसको समझेगा कि हमारे कारण से, हमारे इस मोहपाश में पड़ने के कारण से, हमारे इस कुचक्र में, इस सभ्यतिक कुचक्र में पड़ने के कारण जो हम एक हमारे दूसरे देशवासी कष्ट भोग रहे हैं, गुलामी की जंजीर में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए हमें यह कष्ट सहने के लिए तैयार रहना होगा। उनके लिए हमें जेल जाने से नहीं डरना होगा, उनके लिए हमें चरखा काटना होगा, उनके लिए हमें वकालत छोड़नी होगी, उनके लिए हमें चिकित्सीय पेशा को नज़रअंदाज करके उनके वास्तविक सेवा करने की तरफ बढ़ना होगा। और लोग यह करेंगे या लोगों को समझा करके हम ऐसा करेंगे, ऐसा करने की बजाय हम खुद करेंगे, यह मानने की तरफ यदि हम नहीं बढ़ेंगे तो फिर वह कहते हैं कि हमारा यह जो अभियान है, यह जो देश की सेवा का जो हमारे मन में एक संकल्प है, वो पूरा नहीं होगा। वो कहते हैं कि यदि हम वास्तविक तौर पर समझें तो यदि हम इस पूरे किताब का जो सूत्र है या किताब का जो सार है, वो इन शब्दों में कहते हैं कि अपने मन का राज्य स्वराज्य है, और सत्याग्रह और आत्मबल इस स्वराज्य को प्राप्त करने की कुंजी है। और अभय तरीके से जब सत्याग्रही इस कुंजी से वह कोशिश करेगा तो वह सही अर्थों में स्वराज्य प्राप्त कर सकेगा। फिर वो कहते हैं कि अंग्रेज़ों से हम इसलिए घृणा नहीं करें कि वो अंग्रेज़ हैं, हम पर शासन करें, बल्कि इसलिए कि ऐसा करना, अंग्रेज़ों का ऐसा करना वह गलत है। कहते हैं कि यदि हम इस न्याय अन्याय सही गलत के संदर्भ में इस चीज़ को नहीं देखेंगे, कहते हैं कि यदि अंग्रेज़ कल से हमें सारे ओहदे देने लग जाएं, हमसे बराबरी का व्यवहार करने लग जाएं, और वह सब कुछ करने लग जाएं जो हमारे मन में आकांक्षित है कि हमको सारे सुख सुविधाएं हासिल हो जाएं, और वह नए किस्म का एक होम रूल भी हमको मिल जाए, तो भी वो कहते हैं कि हमें अंग्रेज़ी सभ्यता के जाल में नहीं फंसना है। ये सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें इस सभ्यता से मुक्ति चाहिए। वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हमें अंग्रेजी इस तरह की जो व्यवस्था है, सिर्फ उसमें हिस्सेदारी करने का मामला स्वराज्य नहीं है, या अंग्रेज़ों के सिर्फ वापस चले जाने या अंग्रेज़ों को ठीक हो जाने का कि भारतीयों के प्रति अच्छा व्यवहार करें, यह भी स्वराज्य नहीं है। बल्कि सही अर्थों में स्वराज्य यदि है तो यह है कि हम उसकी सभ्यता को गलत मानते हैं। वह जो यंत्र आधारित सभ्यता है, वह जो लोभ आधारित सभ्यता है, वह जो शरीर केंद्रित सभ्यता है, इसको हम गलत मानते हैं। और इसके विकल्प के रूप में जो हमारी एक आत्मिक किस्म की सभ्यता है, जो आत्मवादी सभ्यता है, जो नैतिक मूल्यों पर आधारित सभ्यता है, जो यंत्रों के बिना मनुष्य के अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने की जो सभ्यता है, और उससे जो एक अभय प्राप्त होता है, उससे जो एक सत्याग्रही, एक अभय सत्याग्रही नागरिक का जन्म होता है, हम इस सभ्यता को सही मानते हैं। इसलिए हम इस किताब को यदि इस तरीके से पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि यदि यह है तो मेरा शरीर जो है, मैं इस तरह के स्वराज्य को पाने का आदर्श के प्रति समर्पित करता हूँ। यह इस किताब की आखिरी पंक्ति है।
कि 1909 में गांधी जी अपने पूरे शरीर को इस ध्येय के प्रति समर्पित करते हुए अपनी इस छोटी सी किताब का अंत करते हैं। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि लगभग 1948 में जब गांधी जी की मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 को, उनका शरीर इसी सिद्धांत को, इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित रहा। अलग अलग प्रयोग जरूर हुए गांधी जी के अपने जीवन में, अलग अलग प्रयोग जरूर हमें दिखाई देते हैं उनके राजनीतिक प्रयोगों में, लेकिन जो मूल बात वह कह रहे थे इसमें, जिन सिद्धांतों की वह प्रस्थापना कर रहे थे इस किताब में, उससे उनका बहुत विचलन दिखाई नहीं देता है। यह इस किताब की एक बड़ी ताकत है कि जिसने इस किताब को लिखा उसने लगभग अपने जीवन में उस किताब को जिया भी। धन्यवाद।